नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। बिहार के चुनाव की जो समय जैसे-जैसे बीत रहा है, बिहार का चुनाव करीब है और बिहार को लेकर काफ़ी हलचल भी है। कल आपने देखा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 7 लोग बीजेपी के उनको मंत्री बनाया गया है। अलग-अलग समाज के तबके से लोग आए हैं, भूमिहार और ब्राह्मण सभी जाति के समीकरण को लेकर ये सारी चीज़ें की गई हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर तंज कसा है कि ये तो ध्यान भटकाने की एक तरीके से कोशिश है और उन्होंने कास्ट सेंसस की जो वेबसाइट थी उस पर भी सुप्रिया श्रीनेट ने कल कमेंट किया कि देखिए वो तो बंद पड़ी हुई है और आखिर बताएं कि नीतीश कुमार ने किस तरीके की पॉलिसीज बनाई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तो फिलहाल देखने में ऐसे ही लग रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, नीतीश भी खुश हैं, मोदी जी भी खुश हैं, बीजेपी भी खुश है और प्रॉपर एक बैलेंसिंग एक्ट दोनों में जो तालमेल है वो दिख रहा है। लेकिन इस तालमेल के बावजूद क्या नीतीश कुमार बीजेपी के लिए या बीजेपी नीतीश कुमार के लिए एक दूसरे का साथ लेकर भी क्या विपक्ष का सामना कर पाएंगे? क्या उस तरीके की तैयारी दोनों की होगी कि एक बड़े बहुमत के साथ फिर से एनडीए बिहार में सरकार बना पाए? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। दीपक कोचगवे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार से। आपका सर स्वागत है। और हमारे साथ ललित राय हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट फेडरल देश के। ललित, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा मैं दीपक जी से शुरू करती हूँ कि दीपक जी, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, इसका आप क्या सीधा आप इम्पैक्ट चुनाव से लेकर इसको कैसे आप देखेंगे? तालमेल ठीक है, अगर बीजेपी के 7 मंत्रियों को 7 एमएलएस को इंक्लूड किया गया है मंत्रिमंडल में, तो ये क्या बताता है नीतीश की एटीट्यूड के बारे में और साथ में बीजेपी के, इन दोनों के रिश्ते को आप कैसे देखेंगे इस समय चुनाव के कुछ महीने पहले? जी। पहले तो बताओ कि दोनों के रिश्ते मजबूरी है। हम्म। दोनों के बीच के रिश्ते मजबूरी है और मजबूरी में सब चीज जायज मानते हैं दोनों। मगर ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इस मंत्रिमंडल विस्तार को नॉर्मल प्रोसेस बता रहे हैं लोग कि ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये दूसरा एक्सटेंशन है। पहला था 15 मार्च 24 को हुआ था, जिसमें 9 जेडीयू के और 12 बीजेपी के, यानी 3 का अंतर था। और उसके बाद ये जो हुआ, इसमें 8 का अंतर है। अप्रोक्सीमेटली 8 ज्यादा है बीजेपी। एक रिजाइन करा के, दिलीप जायसवाल जो उनके है, उनको रिजाइन करके 7 बनाया गया। जो हो, ये तो ये अंकों का मगर जिस तरह से मंत्रिमंडल में जेडीयू का प्रेजेंस नहीं हुआ, और ये प्रेजेंस होने की बात हो रही थी कि उनके साथ जो उन्होंने त्याग किया, जो उन्होंने फ्लोर टेस्ट में जिन विधायकों ने इनको मदद की, उनको मंत्री बनाना था। जैसे चेतन आनंद है, आनंद मोहन के बेटे, उनका नाम चल रहा था। एक दो और दो लोगों का नाम चल रहा था। वह कहा गया कि नीतीश जी नहीं चाह रहे थे, इसलिए नहीं हुआ। ये कोई मानता नहीं, ये कोई चाहने वाली बात नहीं। मगर ये चौंकाने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सीधे सीधे कैप्चर करने का एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। देखिए, एक कृष्ण कुमार मंटू हैं, जो छपरा के अलौली से जीते। उन्होंने हाल में कुर्मी रैली की थी पटना में, मिलर स्कूल के ग्राउंड में, और इसमें नीतीश कुमार को भी बुलाया था। भाजपा के हैं वो, भाजपा के एमएलए हैं। उनको मंत्री बना दिया है इस ये में। यानी कुर्मी को नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा बनाने के लिए उनको मंत्री बनाया। और दूसरा एक सुनील कुमार हैं, जो बिहार शरीफ से हैं, कुशवाहा है, उनको भी मंत्री बनाया गया। तो नीतीश कुमार का होम ग्राउंड बिहार शरीफ, नालंदा, वहां भी उन्होंने कुशवाहा को साधा और यहाँ कुर्मी को बनाया। उसके अलावा भी बहुत सारी जातियों को बनाया। देखिए, इसको लेके तरह तरह की चर्चा है बिहार में कि अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। आने की विनती नहीं करेगी अब कि अब मैं बड़ा भाई हूं, मुझे आने दो। वो आ गई। उसका पहला उदाहरण था भागलपुर। भागलपुर में जब प्रधानमंत्री आए थे, तो प्रधानमंत्री से लोगों को ये उम्मीद थी, एक तो उम्मीद थी कि भागलपुर को कुछ देंगे, सौगात देंगे। कृषि कृषि किसानों की निधि में पैसा डालने के लिए जो आए थे, उन्होंने वहां नीतीश कुमार के
नाम की घोषणा नहीं की, ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और यही मुख्यमंत्री होंगे, बशर्ते उन्होंने लाडला कह दिया उनको। ये शब्द लाडला कह देने का मतलब कुछ इस तरह का हुआ मामला कि लाडले हैं बेचारे, लाडले दोनों तरफ से बराबरी है, लाडला फिर इधर से आइए तो लाडला। तो ये सारी चीजों को लेके अब दिखने लगा है कि बीजेपी एग्रेसिव होती जा रही है और बीजेपी हर हाल में चाहती है इसका फायदा। देखिए मंत्रिमंडल में 7 मंत्री लेके उन्होंने देख लिया कि नीतीश कुमार ने बहुत आराम से दे दिया उसको कि लो हाँ भैया 7 देंगे। अब टिकट सीट बंटवारे की जब बात आएगी उसमें भी बीजेपी की चढ़ाई होगी और बीजेपी हर हाल में अब बिहार में चाहेगी कि हम नंबर 1 पार्टी हो, हमारी संख्या जेडीयू से जो जरूर आगे हो बहुत, ताकि मैं कहूं कि मेरा मसला है मुख्यमंत्री का, नीतीश जी अब आप छोड़ दीजिए। तो आपने महाराष्ट्र की बात को कह रहे हैं, अगर आप 10 आदमी से बात करेंगे उसमें 9 आदमी कहेगा कि बिहार की वही हाल होगी जो महाराष्ट्र में चिंदे की हुई। ये 10 में 9 लोग कह रहे हैं और मैं ये मान के बता रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के भी जो नेता हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि आगे का खेल लंबा है। और आपने देखा भागलपुर में भी उन्होंने एक नई पॉलिटिक्स की, प्रधानमंत्री जी ने देखा कि जिसके पास एमपी है जेडीयू का 12 ललन सिंह, वो बैठे थे और ललन सिंह की जोरदार तारीफ कर दी उन्होंने कि ललन सिंह ने दुग्ध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया, बधाई देता हूं उनको, ये करता हूं। और नीतीश कुमार बगल में बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं अब ये बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज देखने को मिलेंगे। इधर महागठबंधन की भी थोड़ी स्थिति वही है क्योंकि अभी तक तारतम्य नहीं हुआ है, तो अब ये तारतम्य करेंगे वो। मगर मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी एग्रेसिव और आज से वो बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, कल से। आप कह रहे हैं कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, लेकिन एक चीज और जिस पर ललित बात करनी है, और कि जो समीकरण है अलग अलग जातियों के और जिस तरीके से कास्ट कैलकुलेशन समय किया जा रहा है, क्या वाकई में बीजेपी अपने इस नए समीकरण को लेकर और जिस तरीके से अभी कैबिनेट में विस्तार हुआ और अदरवाइज जिस तरीके से बीजेपी रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, आपको लग रहा है कि समीकरण ठीक ठाक है और बीजेपी की जो पोजीशनिंग है अलग अलग जातियों में वो क्या सही तरीके से हो रही है, और विपक्ष के लिए क्या मुसीबत एक खड़ी हो सकती है, या विपक्ष के लिए आसान है अपने तरीके से रीच आउट करना? आपको क्या लगता है? देखिए अभी अभी ऐसा है कि अभी जिस तरह से हाँ, समीकरण बनाने। दीपक जी मैं आपके पास आती हूँ, ललित से एक रिप्लाई इस पर ले लेते हैं, फिर आपके पास आती हूँ। जी ललित बोलिए। जी, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आप 2015 के इलेक्शन को देखिए। 2015 के इलेक्शन में वो समय आता है जब जंगल राज की बात कहा करते थे नीतीश कुमार, और उनको अलाइन होने में कोई दिक्कत नहीं हुई लालू प्रसाद यादव के साथ। सरकार भी उनकी बनी। स्वाभाविक तौर पे है कि जब जंगल राज की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे वो शब्दों तक सीमित नहीं रह जाता। जब लोग शासन सत्ता में सहयोगी बने तो फिर नीतीश कुमार डिस्कम्फर्ट फील करने लगे। उनको लगा जो है कि ये निर्णय शायद गलत हो गया है। लेकिन सियासत में दो तरह के फैसले तो हमेशा ही होते हैं कि एक तात्कालिक फैसले होते हैं, फिर दूरगामी उसका असर क्या होगा उसको भी देखा जाता है। तो उस समय का जो फैसला था वो नीतीश कुमार का वो तात्कालिक था, क्योंकि अल्टीमेटली वो कहाँ सपना देखा करते थे जो कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो सपना शैटर हो चुका था, क्योंकि उसकी कवायद तो 2013 से ही शुरू हो गई थी। जब नरेंद्र मोदी का नाम नेशनल एरिना पे आने लगा तो वो उससे कहीं कहीं वो अनकंफर्ट फील कर रहे थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि एक सूबे का सीएम अगर देश का प्राइम मिनिस्टर के लिए एस्पायर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और मेरा भी मास बेस जो है कम नहीं है। लेकिन वो भूल गए थे कि उनका मास बेस जो भी है वो बिहार तक ही सीमित था। अभी की जो स्थिति आप देखिए, जो बिहार कास्ट का सेंसस जो आया है उसमें 63% आबादी जो है वो ओबीसी की है। और ओबीसी की जो 63% आबादी है उसमें क्या है कि आपका पिछड़ा भी है, अत्यंत पिछड़ा भी है, ये सारे सेगमेंट्स हैं। उसमें मेजरली जो यादव जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा है, यादव का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है। तो नीतीश कुमार को ये बात तो समझ में आ ही रही है कि अल्टीमेटली अगर वो कास्ट की भी पॉलिटिक्स करते हैं तो वो सीधे तौर पे आरजेडी से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर्स उनके फेवर में नहीं है। तो निश्चित तौर पे एक अलाइनमेंट करके बीजेपी के साथ चलना पड़ेगा, वही उनके लिए फायदेमंद सौदा भी होगा। तो निश्चित तौर पे क्या है कि बहुत सारी कड़वी सच्चाइयों को समझते हुए, जानते और बूझते हुए भी उनके पास ऑप्शन क्या है,
वो बीजेपी के साथ ही उनको जाना पड़ेगा। अगर अल्टीमेटली आप सपोज फर्ज करिए कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं, तो क्रेडिबिलिटी उनकी डाउन तो हुई है। और अगर कोई फैसला आरजेडी के साथ जाने की करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने और उसके बाद जो है तेज प्रताप यादव ने भी खुल के बोला जो है कि ठीक है, अगर स्थिति है कि क्यों बीजेपी के साथ पड़े हुए हैं, अब तो जेडीयू जो है, जेडीयू रह नहीं गई, वो बीजेपी का एक जो है एक चेहरा बन गई है। तो नीतीश जी को बेहतर है कि ये सारे लोग जो है अपना आरजेडी का ही हिस्सा बन जाएं। लेकिन ये कि सवाल ये होता है कि बीजेपी को देखिए, तो बीजेपी का अगर नंबर्स की बात करिए, तो इस समय बीजेपी के पास 80 एमएलए हैं, और सरकार में बने रहने के लिए कम से कम 42 लोगों की और जरूरत है, 42 एमएलए, तभी जाके वो मैजिक फिगर उनके पास आएगा और वो सरकार बना सकेंगे। बीजेपी भी इस बात को समझती है कि ठीक है, वो अकेले दम पर हम उस चीज को हासिल नहीं कर सकते, हमें कुछ न कुछ सहयोगियों के साथ लेकर के एक तालमेल बना करके आगे चलना ही पड़ेगा। हाँ, बीजेपी को अब ये जो लगने लगा है, जो दीपक जी ने भी कहा कि बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में स्पष्ट तौर पे दिख रही है, आ भी चुकी है, तो उसके पीछे एक वजह है कि जो बीजेपी का जो मास बेस था उसको एक्सपैंड करने में भी उनको सफलता मिली है। और दूसरी चीज है कि दलित है, महादलित है, ये सारा सेगमेंट है जो लाभार्थी वर्ग के जरिए, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनको अपने तरफ लाने में कहीं ना कहीं वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और दूसरी चीज है कि अगर दलित महादलित की बात करिए, तो उसमें दलित के तौर पे जैसे पासवान बिरादरी है, तो चिराग पासवान पूरी तरीके से उनके साथ हैं। जीतन राम मांझी के पास क्या है कि कोई खुद का विकल्प क्या हो सकता है, उनके लिए आज की डेट में तो ज्यादा बेहतर है कि वो बीजेपी के साथ अलाइन होकर के सत्ता का हिस्सा भी बने रहें, और उसके बाद जो बीजेपी की जो जरूरत है वो सर्व होता रहे। तो कहने का अर्थ ये है कि आज की मौजूदा परिस्थिति में जेडीयू के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन तो नहीं है। उनको चाहे कड़वी घूट कह लीजिए, चाहे सच्चाई कह लीजिए, चाहे कल्पना में कह लीजिए, वो आज की तारीख में बीजेपी के साथ उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इक्वेशन जो बन रहा है उसमें बीजेपी के साथ उनका हित जो है ज्यादा सुरक्षित है। कह रहे कि बीजेपी के साथ उनका हित ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन अब विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी है उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेनी चाहिए। और दीपक जी, आप तो वहीं बिहार में ही हैं, आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं। इस बार आरजेडी और कांग्रेस, क्या लग रहा है कि क्या वाकई में अलायंस में ही लड़ेंगे, या फिर अभी तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अलग अलग लड़ेंगे? क्या होगा, किस तरीके का की गतिविधियां हैं जहां तक विपक्ष का सवाल है इस बार बिहार में? देखिए, अभी जो आरजेडी और कांग्रेस और महागठबंधन की बात है, देखिए अभी जिस तरह से कांग्रेस एग्रेसिव होना चाह रही है, डिस्ट्रक्टिव एग्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव एग्रेशन, कि हम एग्रेशन में हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये वाली एग्रेशन जो दिल्ली में उन्होंने दिखाया, बिहार में नहीं होने वाला। बिहार में हर हाल में ये दोनों का गठबंधन होगा। हाँ, सीटों पर हेरा फेरी होगी कि मैं 70 लूंगा या 75 लूंगा या 72 लूंगा, इस पर होगी। और आज की तारीख में जिस तरह से पप्पू यादव या अभी देखिए कन्हैया कुमार बिहार उतर गए, बेगूसराय पहुंच गए हैं, बीहट जो उनका जगह है वहां पर वो जाके अपना शुरू किए हैं कि हम अब वहां से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव साफ कह रहे हैं कि हम बड़े भाई की भूमिका में होंगे। तो पप्पू यादव अभी कांग्रेस में सदस्य नहीं है, तो उनकी बातों को हम नहीं मानते, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच डायरेक्ट कंसर्न है और डायरेक्ट रिलेशन है। अभी नए आए हैं अरुण वलरू करके बिहार प्रभारी, वो थोड़ा नौजवानों को खींच रहे हैं कि आगे बढ़ो। उनका ध्यान है दलित वोटों पर। देखिए, मैं आप साफ बता रहा हूँ, दिमाग है कि बिहार में दलित और जो उनका ब्राह्मण चेहरा वोट है वो आ जाए। दलित वोट के लिए उनको एक चीज लगी है, जब लोकसभा चुनाव में एक दलित मनोज राम जो है वो एमपी हो गए उस एरिया से जहां जगजीवन बाबू, तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के आने की बात चल रही है, और लोग तो कांग्रेस थोड़ा एग्रेसिव हुई। और देखिए 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव, देखिए वोट बैंक दोनों के मिलने से ज्यादा है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जो मिल गए थे 15 में, आपने देखा ना 15 में 71 सीट आया था, हालांकि 2010 में 115 सीट था, 15 में नीतीश कुमार का 71 सीट था और बीजेपी आरजेडी का ज्यादा था। तो दोनों के मिलने से एक वोट बैंक बढ़ता है। मगर अब की परिस्थिति में मुझे अब कहीं से दूर दूर तक नहीं दिखता नहीं कि नीतीश कुमार
पलटने वाले हैं। अब नीतीश कुमार हर हाल में बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी भी उन्हीं के साथ चुनाव लड़ेगी। ठीक है, आने वाले में पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होगा वो नहीं कह सकता, मगर हाँ, महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से 25,000 रुपया महिलाओं को देने की बात कही, जिस तरह की योजनाओं को ला रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं। मगर हाँ, एक कंबाइंड मूव जो होता है दिखावे के लिए भी, वो नहीं है। और दिखावे के लिए एनडीए में एक कंबाइंड मूव होता है, कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। तो ये सारी बातों को लेकर मुझे लगता है कि अभी टू अर्ली। हम लोग को तो लगता था कि चुनाव पहले हो जाएगा, जिस तरह से दिल्ली की जीत हुई थी और जिस तरह से लोग भागलपुर आए थे, तो मुझे लगा था कि चुनाव होगी। मगर जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो मुझे लगता है कि चुनाव अब निश्चित निर्धारित समय के आसपास 1 महीना 2 महीना इधर उधर होगा, ये बात है। मगर टक्कर होगी बिहार में, ऐसा नहीं है कि टक्कर नहीं होगी। बीजेपी लड़ रहा है सिर्फ नीतीश कुमार से बड़ा होने के लिए, कि मेरा पार्टी तुमसे बड़ा होगा और हम बड़े भाई की भूमिका होंगे। और ओवरऑल लड़ाई तो मान रहे हैं कि आरजेडी और बीजेपी के बीच है। ये मान रहे हैं बीजेपी के लोग कि हमारी लड़ाई आरजेडी से है। अब जो वोट आए, जो उनका सीक्वेंस हो, तो आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और मुकेश सहनी, ये 4 लोगों का लेफ्ट में ऑलमोस्ट ये है, सिर्फ एक बार मिलना है, एक बार घोषणा होनी है। मगर हाँ, कुछ नेता बोलते हैं कांग्रेस के कि अब अकेले लड़के फरिया लिया जाए। बड़े नेता भी बोलते हैं। तारिक अनवर के बयान के बाद संगठन में लोग फेरबदल कर रहे हैं, ये सारी बातें हो रही। तो अब देखिए आगे बिहार में महागठबंधन की भूमिका जल्द ही स्पष्ट हो जाएगी। भूमिका तो स्पष्ट होगी, लेकिन तैयारी के हिसाब से ललित आपको क्या लगता है कि क्या ऑपोजिशन ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड है, या फिर नीतीश और जो बीजेपी का जो गठबंधन है या एनडीए का गठबंधन है, वो उसका पलड़ा आपको ज्यादा भारी लग रहा है? क्योंकि यही हो रहा था कि देखिए बीजेपी में बिहार में आरजेडी अच्छा कर रही है, आरजेडी के पास एक उम्मीद थी। तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि नहीं, अगला चुनाव तो उम्मीद है कि हम अच्छा कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, हालांकि अभी कुछ महीने हैं, अक्टूबर नवंबर में टाइम है, अभी तो केवल अभी फरवरी ही है और खत्म हो रहा है फरवरी अब। लेकिन क्या कहेंगे कि क्या विपक्ष के लिए मुश्किल होगा इस चुनाव को निकालना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पार्टी के लिए, जहां तक है कि उसके बड़े नेता जो सीनियर लीडर्स हैं, वो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, स्टेटमेंट जारी करते हैं अपने कार्यकर्ताओं में और समर्थकों में जोश को बनाए रखने के लिए। तो निश्चित तौर पे क्या है कि वो एक अलग मुद्दा होता है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार 122 का जो नंबर है, वो तो आप तभी पाएंगे जब आपके समर्थक, आपका कार्यकर्ता, आपका वोट बैंक वो पोलिंग सेंटर तक जाएगा। और पोलिंग सेंटर तक ले जाने की जिम्मेदारी केवल बस शब्दों के जरिए नहीं हो सकती है, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, केवल एक्स पे अपनी बातों को रख करके, या केवल अपने अपोजिट पार्टी के नेताओं को आप टारगेट करके नहीं कर सकते। स्वाभाविक तौर पे कि जब तक वोट का कन्वर्जन नहीं होगा, आप उसको पोलिंग सेंटर तक नहीं ले जा पाएंगे, तब तक जो कोई बात बनने वाली नहीं है। इस लिहाज से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि दीपक जी बिहार की राजनीति पे अच्छे तरीके से उनकी पकड़ भी है, समझ भी है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन पिछले 10-15 सालों में अपने संगठन के बेस को वहां पे काफी मजबूत किया है। भले ही उसका फायदा उसको उस तरीके से नहीं मिला, वो 122 सीट तक अपने दम पर नहीं जा पाए हैं, लेकिन ये भी बात तो सच है कि 80 विधायकों की संख्या उनके साथ है, जो आज की डेट में, चाहे वो उसमें कुछ इधर उधर हो करके नंबर्स बने 80 आए, लेकिन ये तो हकीकत है कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे सामने है। तो निश्चित तौर पे जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे यदि सामने है, तो वो अपनी बात तो रखेगी ही। भाई आप देखिए कि मेरा पैन बिहार जो है प्रेजेंस हो चुका है, हर जाति समाज में हमारा प्रेजेंस हो चुका है। और उसको आप देखिए कि जो 7 सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उसमें उन्होंने सभी जाति वर्गों को मौका दिया है, चाहे वो अगड़ी हो, पिछड़ी हो, उसके बाद आपका दलित हो, महादलित हो, मतलब सारे कैटेगरीज को जो है उन्होंने एक अपने अम्ब्रेला में लाने की कोशिश की है। दिखाया भी है कि देखिए, हम केवल शब्दों के जरिए पिछड़ों के उत्थान की बात नहीं करते हैं, हम केवल शब्दों के जरिए दलित या महादलित के उत्थान की बात नहीं करते हैं, जो कहते हैं उसको हम करके दिखाते हैं। और मंत्रिमंडल में जो 7 सदस्य आए हैं, उस बात का उदाहरण है। और बिहार की जनता को मैसेज भी करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि
हमें केवल आप अगड़ों की पार्टी मान लीजिए, वो सबको कहते हैं कि हमारा जो मूल मंतव्य है कि समाज का हर सेक्शन जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे गरीब हैं, उनके अपलिफ्टमेंट को हमको आगे लेके जाना है। और लाभार्थी लाभार्थी एक बहुत बड़ा फैक्टर तो है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी समाज के उन तबकों तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है जो उनसे दूर जा चुके थे। तो स्वाभाविक तौर पे अगर संगठन के स्तर पे देखें, और जैसा कि विपक्ष के लोग कहते भी हैं कि ये तो ऐसी पार्टी है कि जो हमारे इकोनॉमिक जो सोर्सेज हैं उस पर जो है करारा वार कर देती है, हमें चुनाव लड़ने के लिए तमाम तरह की मुश्किलात पैदा कर देती है, हमारे पास संसाधन भी नहीं है। तो यदि संसाधन भी नहीं है और संगठन के स्तर पर आप कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी निश्चित तौर पे आपके ऊपर भारी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये हकीकत है कि चाहे आप तेजस्वी को देखिए, चाहे तेज प्रताप को देखिए, चाहे किसी और विपक्ष के नेता को देख लीजिए, वो ज्यादातर लोग जो है एक्स के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक जरिए। चीज और भी है, अभी तक जैसे कि आरजेडी और एक एमवाई कॉम्बिनेशन पे हमेशा काम करते थे और उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करते थे। क्या उस रणनीति से अब आपको लगता है कि आरजेडी और जो बाकी विपक्षी दल है उसके बियॉन्ड जाकर देख रहे हैं? जैसे बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है कि भाई हम इस समाज के तबके में भी घुस जाएं, हम उधर भी घुस जाएं, हम सबको एक तरीके से समावेश कर लें अपने वोट बैंक में। अब इसको, ये जो रणनीति है, इस पर विपक्ष क्या काम कर रही है, या केवल कुछ ही सेक्शंस हैं जो समाज के जिस पर भी विपक्ष काम कर रहा है? देखिए, ये बहुत विपक्ष अच्छा में सवाल तो है। एक ही पार्टी काम कर रही है, वो आरजेडी ए टू जेड की बात करती है, कुशवाहा को भी लाना चाहती है, भूमियाल को भी जोड़ना चाहती है, ये सारी बात वो कर रही है। मगर देखिए, एक विजन होता है और एक टाइम में शॉट है, अगर शॉट अच्छा से मार दे तो वो गोल होता है। देखिए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर आकर किसान निधि योजना के तहत वो राशि क्लिक करने की क्या आवश्यकता थी? ये पॉलिटिकल ब्रेन सोचकर, चुनाव को सोचकर बिहार के 80 लाख किसानों को 1600 करोड़ रुपया देने की बात मन से कर रहे थे, जबकि 22,000 करोड़ पूरे देश की बात कर रहे थे कि हमने दिया, 9 करोड़ समथिंग लाख बचे। आखिर बिहार में ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि किसान तो हर जात के हैं, उसमें कोई जात फैक्टर नहीं है कि खाली राजपूती की और ब्राह्मण ही किसान है। किसान हर तबके का है। उनको वहां से दे के एक तरह से उन्होंने चुनाव का शंखनाद किया कि हम जो चाहते हैं वो कहते हैं, वो करते हैं। तो वो विजन अभी आरजेडी में नहीं है। देखिए, लालू प्रसाद यादव भी अब शारीरिक रूप से अब वो लालू प्रसाद यादव नहीं है, और कांग्रेस अभी घर बना रही है कि किसी तरह जल्दी जल्दी घर बने, ढलैया हो जाए तो हम अपना काम करें। तो अभी कांग्रेस और ये में जिस तरह की बातें चल रही हैं, प्रचार को लेके, कास्ट कम्बिनेशन को लेके, कांग्रेस उतरना चाह रही है, वो उतरी नहीं है। तो इसको लेकर अभी तक तो बीजेपी अच्छी तरीके से वो काम में लगी है। और मुझे लगता है कि अभी आज की तारीख में, जैसे कहते हैं ना बड़े बड़े टीवियों में, आज अगर चुनाव होगा तो क्या होगा, तो मैं ये कहता हूं कि आज अगर चुनाव होगा तो एडवांटेज एनडीए को है। ठीक है। अंत में बस ललित बहुत संक्षेप में क्या कहेंगे? जी बोलिए। देखिए, एकदम सही बात है कि आप, जैसा कि पहले पूछा था ना कि एमवाई पे था, एमवाई से फिर ए टू जेड पे चला गया, उसका थोड़ा सा हल्का सा आप रेफरेंस आप ले सकती हैं 90s में, 1990 के आसपास, जबकि बिहार में मंडल कमीशन का सबसे ज्यादा असर यूपी बिहार में देखा गया और सरकार लालू प्रसाद यादव की बनी। उस समय क्या था, जो कि चूंकि यादव कम्युनिटी से आते थे, तो यादव कम्युनिटी को यह लगा जो है कि शायद हमारा एक नेता है जो हमारी हक की बात करता है, आवाज को बुलंद करता है। उसी समय 1992 में जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश होता है, तो निश्चित तौर पे मुस्लिम तबके को यह लगा जो है कि कांग्रेस ने बिट्रे कर दिया, हमारी बड़ी पहचान को कांग्रेस खा गई। तो वहां से क्या था, और बीजेपी जो कम्युनल पॉलिटिक्स के तौर पे बीजेपी को मुस्लिम समाज भी देखने लगा, तो वो बड़ा ही स्वाभाविक अलायंस एक बना। एमवाई का अलायंस जो बनने का दौर है वो वही बन गया और वो बड़ा नेचुरल अलायंस बन गया। लेकिन आप देखेंगी कि 2000 के बाद जैसे जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट की दुनिया, और उसके बाद अब हर हाथ में मोबाइल चला गया, लोग अवेयर होना शुरू हो गए। तो अब 2000 के बाद वाली जो वोटर है, 18 साल की जो उम्र पूरी कर लिए, उनके अंदर जो एक नया क्लास जनरेट हुआ। उनको लगा कि भाई जो इतिहास है वो इतिहास है, वो तो हम देखे भी नहीं, केवल जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं।
अब हमें ये देखना है कि वो कौन सा दल है, वो कौन सी पार्टी है जो हमारे व्यक्तिगत हित की बात सोचती है और जिसमें हमारा फायदा है कि 2 पैसे 4 पैसे हम कमा सकें। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में आप उसकी राजनीति पर जितना ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगाएं, वो कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, तमाम तरह की बातें, बटोगे कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, वो तरह का स्लोगन्स देती है, नारे देती है, लेकिन अब समाज के हर तबके में कहीं न कहीं वो रीच बनाने में, समझाने में ये कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। वो कितना ट्रांसलेट होगा वो अलग बात है, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि भाई आप अलग एंटिटी हो, आप दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों हो रहे हो? आप अपने बारे में सोचिए और आप जो सोच रहे हैं, उसको विस्तार देने का काम, उसको पंख लगाने का काम हम करेंगे और हमारी सरकार कर रही है। तो इस पूरे प्रकरण से देखें, इस पूरे मतलब बैकग्राउंड में देखें, तो भारतीय जनता पार्टी वो जरूरत को समझ रही है और जरूरत को समझते हुए उस तरह के फैसले कर रही है। आप कह सकते हैं कि सही टाइम पर सही फैसले लेना भी बिल्कुल। बहुत जरूरी है और विपक्ष वहीं कहीं चूकता नजर आता है कि समय भी मिलता है, लेकिन वो शायद उसको मेटरलाइज नहीं कर पाते। तो वो बिल्कुल, चीज बिहार में भी नजर आती है। हाँ, तो अब अक्टूबर-नवंबर में चुनाव बिहार में शेड्यूल्ड है और अभी बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, जैसे-जैसे कैंपेन शुरू होगा, तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, तो कैसे विपक्ष तैयार करता है? अभी तो फिलहाल ऐसे ही लग रहा है कि नीतीश कुमार और जो बीजेपी की जो जोड़ी है, वो सब कुछ मिलाकर सब कुछ ठीक लग रहा है उनके लिए, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक जी और ललित, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, थैंक यू।